हेलो एवरीवन, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स और बहुत निराला चैप्टर है, सिंपल है और इसमें आपको फंडामेंटल्स ज़रूरत पड़ते हैं। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का थोड़ा मोशन की फंडामेंटल्स की ज़रूरत पड़ते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज एक्सीलरेशन, हाउ यू कैलकुलेट एक्सीलरेशन, थोड़ा स्यूडो फोर्स की कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा न्यूटन सेकेंड लॉ की ज़रूरत पड़ता है। मतलब कोई नया लॉ इसमें आने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी आप पुराना जानते हो उसी का यूज करके हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स मतलब कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, व्हाट इज दैट एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इट इन सर्कुलर पाथ, हाउ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज चेंजिंग थ्रू आउट द मोशन इज इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल और इन ए वर्टिकल सर्किल और ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ये सारा चीज हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चीज तो ये है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लो कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, पहले आप लोग बोलो, सोचो और बताओ, क्या कोई जरूरी है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा? कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, क्या कोई जरूरी है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा? सोचो और बताओ। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड में, क्या कोई जरूरी है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा? सोचो। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा ये बॉडी विल बी आइदर एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स सर्कुलर पाथ में जा ही नहीं सकता। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे when a particle, धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, there must be some external force acting on it। इसके ऊपर पक्का कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा। क्यों? कौन बोले ऐसे? न्यूटन बोले, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स का वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो पक्का कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा। That external force which helps a particle to move in a circular path is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच हेल्प्स द बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इतनी सारी डिस्कशन में से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है ना। वो एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, बॉडी के ऊपर ढेर सारे एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये कोई आपका दोस्त है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर फ्रेंड। अब क्या हुआ, इसको कोई दूसरा दोस्त आपका पुश करते हुए ले रहा है, ये जा रहा है आगे, इधर जा रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स आया लेकिन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और मैं इसके सामने खड़ा था। जब वो मेरे सामने से गुजरा, मैं क्या किया, उसका हाथ को पकड़ के ऐसे खींच लिया, व्हेन आई पुल इट इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये मेरे चारों तरफ घूम जाएगा। मेरे सामने से कोई दौड़ के जा रहा था, मैं उसका हाथ को पकड़ के खींच लिया। कैसे खींचा? माय फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो क्या हुआ, तुरंत वो मेरे चारों तरफ घूम जाएगा। तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स घुमाया, जो उसको पुश करके ले रहा था वो घुमाने में मदद नहीं कर रहा है। सारा एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। दैट एक्सटर्नल फोर्स
which helps it to rotate in a circular path is called centripetal force। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, उसके ऊपर जितने सारे एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं वो सारे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, उसमें से एक पर्टिकुलर फोर्स होता है जो उसको घुमाने में मदद करता है। और कैसा होता है, थोड़ा सा तो अंदाज हो गया। कोई बॉडी को आपको चारों तरफ घुमाना है, सोचो आपके सामने आपकी दोस्त दौड़ के जा रहा है, ऐसे करके सामने से भाग रहा है, आप चाहते हो कि वो आपकी चारों तरफ घूम जाए, आप उसके हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींच लोगे तो क्या होगा, वो घूम जाए। मतलब थोड़ा सा अंदाज हो रहा है कैसा एक्सटर्नल फोर्स है। ऐसा एक फोर्स है जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर करके खींच लेंगे तो ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा अंदाज की बात हुआ। चलिए अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे पता करेंगे, क्या फोर्स की जरूरत है कोई एक बॉडी को जिसका मास m है और इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है, उसको देखेंगे। लेट अस सी। Now I will go for calculation of centripetal force. Calculation of centripetal force. सोचो कि ये कोई एक मास m है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और v स्पीड में घूम रहा है। अब हमें पता करना है ये v स्पीड में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रहा है मतलब एक एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है मतलब इसके ऊपर फोर्स है। कितना है वो फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ याद करो। फोर्स का क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चलिए निकालते हैं, और इधर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt सेकंड्स। डेल्टा p बाई डेल्टा t होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे, जब ये पार्टिकल इसे सर्कुलर पाथ में जा रहा था, हम निकालना चाहते हैं कि dt सेकंड में उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, इन dt सेकंड्स व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो मानते हैं कि a से b तक चला गया dt सेकंड में, छोटा सा डिस्टेंस चला गया। हम दिखाने के लिए बड़ा किए हैं, लेकिन dt अगर बहुत छोटा है तो छोटा सा डिस्टेंस गया होगा, दिखाने के लिए दिक्कत होगा, थोड़ा मैं एंगल को बड़ा कर दिया। बट यासुन ये याद रखो कि हम dt सेकंड की बात करें, एक छोटा सा टाइम की बात करें, मतलब थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, द एंगल मस्ट बी वेरी स्मॉल। ओके, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, बता दी। इन dt सेकेंड इट मूव्स फ्रॉम a टू b, a से b तक चला गया dt सेकेंड में। तो ये आर्क लेंथ कितना होगा, प्रीवियस क्लास हम लोग देखें, आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू r थीटा मतलब ये जो लेंथ है s इज इक्वल टू r थीटा, ये हमें समझ में आता है। बट ये लेंथ क्या है, अगर वो v स्पीड में जा रहा था, dt सेकेंड में इतना दूर गया है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव, v dt। So this VDT must be equal to r theta। ये हमें समझ में आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा जिसको हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं। The arc length is equal to r theta is also equal to VDT। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता करना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम विल बी द फोर्स। इनिशियल मोमेंटम वो a पे था, इधर को था, कितना था mv। फाइनल मोमेंटम वो b पे था, इधर को था, कितना था mv। और चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्या मोमेंटम बराबर है, नहीं, मोमेंटम का डायरेक्शन बदल रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम वाज mv लाइक दिस, फाइनल मोमेंटम वाज mv लाइक दिस। क्या आप बता सकते हो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। चलिए देखते हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये एंगल 90 डिग्री होता है, आप जानते हो। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों मिलके कितना होते हैं 360 होते हैं। 360 होते हैं मतलब ये दोनों तो चले गए 180, 90 90 180, और ये दोनों मिलके हो गया अनदर 180। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो जैसे हमें समझ में आ गया कि ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि दिस एंगल मस्ट बी थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन फाइनल मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम थीटा है। दो वेक्टर है a एंड b, उनके बीच में एंगल थीटा है। a माइनस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल ओवर, है कि नहीं।
तो दो मोमेंटम वेक्टर है, इनिशियल मोमेंटम ऐसा है, फाइनल मोमेंटम ऐसा है, जो इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है। हमें चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस 2 into फाइनल मोमेंटम into इनिशियल मोमेंटम into कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? थीटा। क्या चेंज इन मोमेंटम सबको समझ में आया यहाँ तक? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलिए आगे। अब चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला आया, फाइनल मोमेंटम कितना था? mv, इनिशियल मोमेंटम mv, सबका वैल्यू डाल दी, mv का स्क्वायर माइनस 2mv into mv, फाइनल मोमेंटम into इनिशियल मोमेंटम हो गया mv स्क्वायर cos थीटा। ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर माइनस 2mv स्क्वायर cos थीटा, 2mv स्क्वायर को कॉमन ले लिए, अंदर रह गया 1 माइनस cos थीटा। ऐसा करके फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब आपको मालूम होगा शायद कि 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, इट इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे होता है आप निकाल सकते हो, क्योंकि 1 के जगह लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड cos थीटा के जगह लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सिंपलीफाई करो तो मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो 1 माइनस cos थीटा था उसकी जगह में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। अब ये फिर से रूट ओवर निकालो, 2 का रूट ओवर हो गया √2, ये 2mv स्क्वायर को बाहर लिया था, 2mv स्क्वायर को बाहर लिया तो बाहर आ गया √2mv, और ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट ओवर क्या हो जाएगा? √2 sin थीटा बाई 2। यहाँ का √2 यहाँ का √2 एक दूसरे को मिले तो गुलखिले 2 बन गया, 2mv sin थीटा बाई 2। आई होप यहाँ तक की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको लगाना है। याद रखो कि व्हेन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस एंड इफ थीटा इज स्मॉल sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो sin 0 कितना होता है? 0। sin 0.00001 रेडियन निकालोगे तो मिलेगा वही 0.0001, कैलकुलेटर करके देख सकते हो। अप टू 10-15 डिग्री एंगल तक आप देखोगे sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। तो यहाँ पर हम dt सेकेंड की बात कर रहे थे, dt सेकेंड में ये थोड़ा सा डिस्टेंस गया होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब थीटा मस्ट बी स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल थीटा बाई 2 इज इवन स्मॉलर, व्हेन थीटा बाई 2 इज इवन स्मॉलर आई कैन से sin थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 की जगह हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2mv sin थीटा बाई 2 था, अब sin थीटा बाई 2 की जगह थीटा बाई 2 लिख दिया, 2 को खा गया तो मिला mv थीटा। लेकिन पहले से हम लोग जानते हैं कि r थीटा इज इक्वल टू vdt, r थीटा इज इक्वल टू vdt, तो उसमें से थीटा का वैल्यू निकाल दो, vdt बाई r। तो 2mv थीटा बाई 2 काट पीट करके mv थीटा हुआ था, थीटा की जगह क्या लिख दिया? vdt बाई r। तो सिंपलीफाई किए तो क्या आ गया? mv स्क्वायर बाई r इंटू dt। यस, द चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा t सेकेंड्स इज mv स्क्वायर बाई r इंटू dt। Then what is the force? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है the force is डेल्टा p by डेल्टा t। तो ये चेंज इन मोमेंटम मिल गया, ये इसको dt से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r, dt था चेंज इन मोमेंटम, बाई dt किए आ गया mv स्क्वायर बाई r। कोई चीज को, कोई मास को v स्पीड में r रेडियस की सर्किल में घुमाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो फोर्स कितना होना चाहिए? mv स्क्वायर बाई r। किधर को होना चाहिए? हम लोग फील कर चुके थे कि इससे परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होना चाहिए। चलो देखते हैं, इट शुड बी इन व्हिच डायरेक्शन? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ये डिराइवेशन को देख के ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में डिराइवेशन पार्ट का ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है। न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई मास m को r रेडियस की सर्किल में v स्पीड में घुमाना है तो जो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए mv स्क्वायर बाई r। ये समझ में आया? ठीक है, लेकिन अभी तक हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के बारे में मालूम नहीं है। लेट अस सी द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? अगेन लेट अस मेक यूज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। व्हेनेवर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, the body undergoes a change in momentum in the direction of external force। तो हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? जो है चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, दैट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो शुरू में ये था हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये था हमारा फाइनल मोमेंटम। हमें क्या चाहिए? डेल्टा पी का डायरेक्शन। कैसे निकालते हैं डेल्टा पी? यू नो डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में पैरेललोग्राम लॉ यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ।
फाइनल मोमेंटम के साथ माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम को जोड़ दूंगा, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। ये अगर इनिशियल मोमेंटम था, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। आई मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ एंड आई सी द रिजल्टेंट द सम ऑफ P final and minus of P initial is in this direction। What is that direction? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा। दोनों का क्यों मैग्नीट्यूड बराबर है? क्योंकि v स्पीड में जा रहा था, v स्पीड में जा रहा था, तो ये मोमेंटम mv, ये मोमेंटम भी mv, तो ये बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच जाएगा तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा। क्या कंक्लूजन मिला? 10 सेंट्रीपिटल फोर्स has magnitude mv square by r and directed along the radius towards the center। क्या ये बात सबको समझ में आया? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा है? उसका मैग्नीट्यूड है mv square by r, डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। चलो थोड़ा उल्टा सोचते हैं, क्या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आने से सर्कुलर पाथ में घूमता है? फोर्स कॉजेस चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम कॉजेस फोर्स। अरे जब भी फोर्स आएगा तभी मोमेंटम बदलेगा। ये सर्कुलर पाथ में घुमा क्यों? क्योंकि कोई फोर्स आया, नहीं तो स्ट्रेट लाइन में जाता। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम एंड मूविंग इट इन ए सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको सोचना है और समझना है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पक्का उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा जो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। जैसे जब ये पार्टिकल इधर से जा रहा था, when the particle was going like this, इधर से जा रहा था, तो it was perpendicular to the velocity and directed toward the center। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आपको देखना, अगर कहा गया कि बताओ ये बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, तो मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाय r है, लेकिन कौन दे रहा है? हु इज द एजेंट, इन व्हाट फॉर्म इट इज गिविंग द फोर्स। जानने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा जितने फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं, कौन सा फोर्स इसमें से परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लेट अस ट्राई टू रिकॉग्नाइज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी एक सर्कुलर पाथ में एक न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है। हियर इज द न्यूक्लियस, हियर इज द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो हमें सोचना है कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स है जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है और टुवर्ड्स सेंटर है? यस, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाय r है, लेकिन देगा तो कोई ना, कोई तो अप्लाई करेगा। हु इज द एजेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अदरवाइज इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको हो गए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स ऐसे कह सकते हो, है ना, कूलम्बिक फोर्स, इसको आप कहोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा सोचो तो, हियर इज सन एंड और मर्क्यूरी इज मूविंग अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ। मर्क्यूरी इज ए प्लैनेट मूविंग अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ। क्या बता सकते हो व्हाट इज दैट फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर developing the centripetal force here? The force that is perpendicular to the velocity directed towards the center। कौन सा फोर्स है? The force of gravity। इस केस में आप कहोगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है? इट इज फोर्स गिवन बाय ग्रेविटी, और यू से इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे करके हर एक केस में आपको फोर्स को पहचान लेना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा सोचो तो, कोई एक पत्थर को मैं किसी थ्रेड से बांध के, एक पत्थर को मैं किसी एक थ्रेड से बांध के ऐसे घुमा रहा हूं। द पत्थर इज घूमिंग इन ए सर्कुलर पाथ। नाउ टेल मी व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। सोचो मैं किसी एक पत्थर को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैं पत्थर को पकड़ के और थ्रेड में बांध के ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। इसके ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं? एक वेट आ रहा है कि नहीं? और जो वेट आ रहा है, क्या वो वेट उसका वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है? सोचो तो,
जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा वाला सर्कुलर पाथ में, और ये सर्कुलर पाथ में कोई इसको घुमा रहा है, तो देखो तो ये हो गया थ्रेड में बंधा हुआ है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका वेट आ रहा है नीचे की तरफ। क्या वेट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है? हाँ है। जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, नहीं, यू आर मूविंग इट इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, तो वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, वेट इज वर्टिकल, तो दी वेट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होना काफी नहीं है, क्या ये वेट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर? नो, ये तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। और क्या फोर्स है इसके ऊपर? थ्रेड का टेंशन है। हाँ, टेंशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो कोई चीज जब कोई सर्कुलर पाथ में हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, व्हेन समथिंग इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, यू से द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is given by the tension in the thread। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इंटेलिजेंटली ढूंढना पड़ेगा हर केस में क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इन द थ्रेड। समझ में आ रहा है क्या? है ना? अच्छा, सोचो कि ये पेन को मैं ऐसे पकड़ लिया, आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। ये पेन को मैं ऐसे हाथ में पकड़ लिया, अब मैं हाथ को घुमा रहा हूं, इज इट नॉट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ? यस, इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अगर ये सर्कुलर पाथ में से घूम रहा है तो देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स। सोचो, व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज हेल्पिंग इट टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ? जब मैं ये पेन को इसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं, तो देखो तो क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक वेट आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे पहचानते हैं? वो ऐसा फोर्स है जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। तो वेट आ रहा है, क्या वेट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, वेट इज वर्टिकल, बट इज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर? नो। अच्छा, ये पेन को मैं इसे पकड़ के रखा हूं, मेरा दोनों उंगलियों में से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकते हैं? नहीं, दे आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो बस इतने ही तो फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक वेट है। क्या दोनों में से कोई भी अगर टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्टेड नहीं है, सेंटर मतलब टुवर्ड्स माय शोल्डर, अगर ऐसे मैं मूव कर रहा हूं इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड नहीं है, तो हाउ कम इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ? यू ऑलवेज नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ। थोड़ा अगर माइन्यूटली सोचोगे तो सोचो, ये पेन को अगर मैं जोर से घुमा दूंगा तो ये मेरे हाथ से फिसल के निकल जाएगा। ये निकलने की कोशिश कर रहा है, कौन रोक रहा है उसको? फ्रिक्शन। और कैसा है? पेन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ। इज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर? यस, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। दैट फोर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ठीक है, हम लोग माइन्यूटली वो सारा चीजों को दोबारा देखेंगे, लेकिन अभी जो कंक्लूजन आया उसको थोड़ा लिखना शुरू करेंगे। पहला कंक्लूजन हुआ कि बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमने से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आने से बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है? सेंट्रीपिटल फोर्स आने से बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो पहला पॉइंट जो कंक्लूजन मिला हमें, फैक्ट्स जो मिला हमें, उस फैक्ट्स को नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, whenever a force acts on a body in a direction perpendicular to velocity of the body, the body tends to move in a circular path. This force is called सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं सीपी फोर्स लिखता हूं ताकि लिखने के आसान है।
तो जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अच्छा, तो उस फोर्स को अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, mv²/r। इसका मतलब r क्या हो गया, mv²/f। ध्यान रहे, जब कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आएगा F, कौन से बॉडी जो मास m का है v स्पीड में जा रहा था, फोर्स F लगा के खींचोगे तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा mv²/f। छोटा f बड़ा रेडियस, बड़ा f छोटा रेडियस। सोचो कि यहां से कोई एक ब्लॉक ऐसे v स्पीड में मूव कर रहा था। अगर आप इसके ऊपर मान लो कि ये कोई आयरन ब्लॉक है और सपोज यहाँ पर एक छोटा सा लेस पावरफुल मैग्नेट है, लेस पावरफुल मैग्नेट, जैसे ये इधर से गुजरेगा, मान लो कि हम इधर से कुछ करंट पास करवा दिए, नाउ इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैग्नेटाइज हो गया, तो खींचेगा तुरंत, दिस मैग्नेट विल नाउ पुल इट इन दिस डायरेक्शन। अगर हम कहेंगे हम जो करंट इसमें पास कर रहे हैं वो करंट काफी छोटा है, तो फोर्स काफी वीक है, फोर्स काफी वीक है, तो अब देखोगे ये जो बॉडी है, ये बॉडी कुछ ऐसा रास्ते में जाने लगेगा, क्योंकि फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन सोचो करंट काफी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स काफी तगड़ा हो गया, ये इतना बड़ा सर्किल में नहीं घूमेगा, तुरंत बेंड कर जाएगा। आर यू गेटिंग? तो इन दैट केस व्हाट यू सी, कौन सा केस में रेडियस ज्यादा दिख रहा है, पहला केस में जब फोर्स छोटा था रेडियस वाज मोर, फोर्स बड़ा था रेडियस वाज लेस, ग्रेटर फोर्स स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर फोर्स ग्रेटर रेडियस, mv को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीडिंग, आपकी चारों तरफ, आपके सामने से आपका दोस्त दौड़ते हुए जा रहा था, आप उसके हाथ को धीरे से खींच लिए तो वो बड़ा सा सर्किल में घूम जाएगा, जोर से खींच लिए तुरंत घूम जाएगा छोटा सा सर्किल में। That means what will be the radius of the circular path? Who is deciding the momentum of the body? I mean mass and velocity of the body and the force you are applying. ये दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं रेडियस क्या होगा। रेडियस खुद से तय नहीं होता है कि नहीं। On the other hand, suppose कोई पाइप है, रेडियस ऑलरेडी फिक्स्ड है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में उसके अंदर से जा रहा है तो रेडियस ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो उस केस में फोर्स कितना है, mv²/r, आप ऐसे कहो। तो समझ में आया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, इट विल टेंड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस होगा r, ठीक है, गिवन बाय mv²/f। समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, तो क्या हो गया पॉइंट नंबर 2 में, अब बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर, बिकॉज ऑफ द फोर्स, जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो उसका कुछ एक्सीलरेशन होगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी experiences an acceleration called, उस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओ क्या मस्त है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला बन गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मास। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, mv²/r बाई m, क्या हो जाएगा v²/r। डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। मींस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में क्या हुआ, एंगल। सोचो कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड में v में घूम रहा है, पूछा है उसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल क्या है। आप जानते हो एक्सीलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स किधर को है, टुवर्ड द सेंटर, सो दिस इज द एक्सीलरेशन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन देन, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? तो जो हमें समझ में आया उसको नोट करेंगे यहाँ पे। पहला चीज हम देखें, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी
and directed towards center। ठीक है, ये समझ में आया, towards center। तो centripetal acceleration is perpendicular to the velocity and directed towards center। ठीक, दूसरा हुआ कि ये जो centripetal acceleration है, सपोज कोई मास m v स्पीड के सर्किल में जा रहा है और v स्पीड में एक सर्किल में जा रहा है जिसका रेडियस है r। तो जब वो पार्टिकल यहां पर था उसका एक्सीलरेशन कितना था, v²/r, है कि नहीं? और क्योंकि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन तो v²/r होता है। जब वो यहाँ पे था तब भी v²/r, जब वो यहाँ पे था v²/r, हर जगह कहीं भी था v²/r। क्या हम इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कह सकते हैं? सोचने वाली चीज है। क्या हम इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कह सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तो वो होता है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तब जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर देखो तो जब पार्टिकल यहाँ पे था एक्सीलरेशन ऐसा था, जब पार्टिकल यहाँ पे था एक्सीलरेशन ऐसा था, जब पार्टिकल यहाँ था एक्सीलरेशन ऐसा था। क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल नहीं रहा है? Yes, बदल रहा है। Acceleration is not constant. It is not a uniform acceleration motion। मतलब साथ साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस मोशन में v = u + at, s = ut + half t², वो सारा फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो सारा फॉर्मूला था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन डायरेक्शन इज चेंजिंग, the motion is of non-uniform acceleration type। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टाइप मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टाइप मोशन है। ठीक है, सो v is not equal to u + at and so on। you know the formula, rest of the things। वो सारा फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये सारे तो वैलिड थे फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। दो चीज देखें। पहला चीज क्या देखें कि बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी एक्सपीरियंसेस एन एक्सीलरेशन। क्या है? फोर्स बाय मास, दैट इज v²/r। और वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है कंटिन्यूअसली, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। समझ में आया क्या? और कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में जब जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। इट इज परपेंडिकुलर टू, अभी तो बताए थे, इट इज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। सो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया। ठीक है, देखो कैसा चीज था। कोई चीज सर्कुलर पाथ में, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट अनहोनी सी लगता है, जो समझ में नहीं आता है, वो ये है कि अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन किधर है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। क्या आपको कभी सोचे थे कि एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी भी होता है? देखो हो रहा है, और एक्सीलरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स। आगे अगर हम देखेंगे, पहले से बता चुके हैं जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा रहे थे, आप लोगों को लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम दिखा दिए कि इट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में तो देखेंगे इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कैन बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो सारी चीजों को धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं इसको लेके पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3। अब ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जब कोई बॉडी ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सोचो यहां पर से जा रहा था, उसका स्पीड कुछ ऐसा था, फोर्स कुछ ऐसा था, तो थोड़ी सी छोटा सा समय में छोटा सा डिस्टेंस जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। नहीं, और आप क्या कहोगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स? 0। ये कोई वर्क करता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी।
therefore no work is done by it, इससे कोई वर्क नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। ये अक्सर पूछ लेते हैं स्कूल वाले, ये पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में घूम रहा है और उसका मास m है, v स्पीड है, और जब हाफ रिवोल्यूशन कर दिया व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, लोग क्या करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। नहीं, वर्क डन होगा जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, ठीक है, सिर्फ घुमाते रहता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को हरदम परपेंडिकुलर है। जब वो यहाँ पे आ गया, इधर जा रहा था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये था, लेकिन तब फोर्स भी तो ऐसा था। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो नो वर्क इज डन। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4। अब कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है इट एक्सपीरियंसेस ए स्यूडो फोर्स और इनर्शिया फोर्स। नहीं, उसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स होता है ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसके चलते भी बॉडी एक स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ? सचमुच का एक्सटर्नल फोर्स हुआ कि एक वर्चुअल स्यूडो फोर्स हुआ? इट्स ए स्यूडो फोर्स। ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लगता है कि ऐसा फोर्स आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन A is equal to v square by r, the body experiences a pseudo force। ध्यान रहे, ये सचमुच का फोर्स नहीं है, pseudo force called centrifugal force। तो जो फोर्स है स्यूडो फोर्स उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया क्या? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाता है, तो इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीपी फोर्स लिखता था, अभी मैं सीएफ फोर्स लिख रहा हूं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? m into a। व्हाट वाज a? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हाउ मच वाज द एक्सीलरेशन? v स्क्वायर बाय r। तो स्यूडो फोर्स कितना होगा? mv स्क्वायर बाय r। यस, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला, दोनों का फार्मूला बराबर है, बोथ आर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, कोई बताएगा मुझे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिल, इट इज अपोजिट टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे था? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी अवे फ्रॉम सेंटर, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आपको ये सारा चीज अभी समझ में आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से आपको सामने आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स। फायदा क्या है? हम जब स्यूडो फोर्स के बारे में जानते थे हमें क्या फायदा होता था? व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ नोइंग स्यूडो फोर्स? कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, उसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस करने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करके काम निकाल लेते थे। अगर कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो हम लोग क्या करते थे? फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को भी दिखा देते थे। देन वी अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, वो सब जानने के लिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। और फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक बार अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा देते हैं, हम सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो क्या समझ में आया इसमें से?
समझ में ये आया कि इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट इन द फ्री बॉडी डायग्राम इन एडिशन टू ऑल अदर एक्सटर्नल फोर्सेस वी कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या मिला? इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is taken into account in the free body diagram in addition to all external forces we can apply all conditions of equilibrium, ध्यान रहे जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाना है और साथ साथ क्या दिखाना है? दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिमेंबर, हम फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स को नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते सर? क्योंकि हम सारा एक्सटर्नल फोर्स को दिखा रहे हैं और उनमें से कोई होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको दोबारा दिखाने की कोई जरूरत नहीं। यू हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके अंदर कोई फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेवर ट्राई टू शो इंडिविजुअली व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि सपोजिंग यहाँ पे कोई एक चीज ऐसा एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, चलो मानते हैं ये एक सर्किल है, ये सर्किल का ये एक सेंटर है, यहाँ से कोई मास ऐसे झुला है और ये ऐसे पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो मैं कहूं कि ये जो है, सपोज हम कहेंगे कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यहाँ से बंधा हुआ है, यू क्लियरली सी इट इज अटैच्ड हियर एंड मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब कभी ये यहाँ पर है, कभी ये यहाँ पर है और कभी ये यहाँ पर भी है एंड सो ऑन, इट इज मूविंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है। मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए कोनिकल पेंडुलम, यू नो, प्रीवियस क्लास बताया था। कोई चीज अगर ऐसा ऐसा घूम रहा है, द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज ट्रैवर्सिंग और मेकिंग द सरफेस ऑफ ए कोन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए कोनिकल पेंडुलम। ऐसे घूम रहा है। मैं एग्जांपल के तौर में बताना चाहता हूं, अगर इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं वो फोर्सेस का एनालिसिस करना है तो आई हैव टू गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे करूंगा? ये हो गया मास, ये हो गया मास। फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करो, आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आई हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, देयर इज ए वेट, यस। और सपोज ये एंगल थीटा है, तो देयर मस्ट बी ए टेंशन, ये जो कि इसके साथ थीटा एंगल कर रहा होगा। और क्या दिखाना है? सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए, फ्री बॉडी डायग्राम पूरा नहीं हुआ। वी हैव टू शो द शैडो फोर्स। शैडो फोर्स क्या होता है? mv²/, किस डायरेक्शन में होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। जब ये घूम रहा है, कौन सा सेंटर की चारों तरफ घूम रहा है? इस सेंटर का, इससे अवे मतलब इस डायरेक्शन में। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइक दिस। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। कितना है? इट इज mv²/r। अगर ये r रेडियस की सर्किल में घूम रहा है, ऐसा अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम कर लोगे तो उसमें से जो जो फोर्स चाहिए आपको लेमिस थ्योरम या फिर सिग्मा f(x)0, सिग्मा f(y)0 वो सब अप्लाई करके आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। ध्यान रखना, मैं कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है दिखाने की कोशिश नहीं किया। मैं क्या किया? हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। मैं सारा एक्सटर्नल फोर्स को दिखा दिया तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया होगा। क्यों मैं सोचूं कि कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? मैं सारा एक्सटर्नल फोर्स को दिखा दिया, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में तो सारा दिखाना होता है। बस एडिशनली क्या दिखाना था हमें? शैडो फोर्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसा होता है वो? इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। देखना है कि पार्टिकल जब यहाँ पे है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मान लो इस पोजीशन में होते हुए मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को दिखाता। आर यू गेटिंग? पोजीशन बदल जाएगा। अगर इस पोजीशन में फ्री बॉडी डायग्राम करते तो कैसे होता? ये हो गया बॉल, ये हो गया टेंशन, ये हो गया वेट, बट नाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लाइक दिस बिकॉज़ द सेंटर इज हियर। Are you getting? Centrifugal forces to be always directed in
इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी जाके सर्कुलर मोशन डायनामिक्स की क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यू हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेवर ट्राई टू शो द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़े को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसको लाइक दिस, ये आ गया सीधा फोर्स। ठीक है, ओके, इट इज अंडरस्टूड। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रहे, इट इज ए स्यूडो फोर्स। पॉइंट नंबर 6, अभी कोई मास m अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हम इसका सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक मास है m, इसको मैं किसी एक सर्किल में ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे, बाय मींस ऑफ ए थ्रेड, रस्सी बांध के घुमा रहा हूँ, तो दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना है, mv²/r। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये तब हम डिफाइन कर सकते हैं ओनली व्हेन दिस इज ए स्मॉल पॉइंट मास, तो इसका डिस्टेंस क्या है, r कहेंगे। सपोज ये मास मूव करवाने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, एक आयरन बार को एक तरफ से बांध के घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या रेडियस कहां तक लेंगे, यहां तक लेंगे, यहां तक लेंगे, सेंटर तक लेंगे, कहां तक लेंगे रेडियस, what should be the radius of the circle, वो हमें समझना है। So for point mass it is very easily understood, it is mv²/r, but for a distributed mass moving in a circular path, कोई एक लंबा सा डंडा को पकड़ के एक एंड से रस्सी बांध के आप घुमा रहे हो, तो क्या लेना चाहिए हमें, रेडियस ऑफ द सर्किल, कौन सा सर्किल में घूम रहा है, हर जगह का रेडियस अलग अलग है, तो कैसे करेंगे, ऐसे केसेस में मैं समझाता हूँ, सारा चीज आप लोग मत लिखना, बुक में नहीं दिया है तो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यू डोंट राइट बट यू विल राइट ओनली द फाइनल कंक्लूजन। अच्छा, चलिए सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बॉडी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास का है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का है, मतलब इट्स नॉट ए पॉइंट मास, मास ऐसा देयर। अब ऐसा एक बॉडी को सपोज हम कहेंगे ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। I know it is mv²/r, but what is r? Again I have to think. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे मास लेता हूँ, you don't go for derivation, मेरा काम है करना, मैं कर दूंगा। ये सारे छोटे छोटे मास को मैं देख रहा हूँ, सपोज हम कहेंगे ये मास है m1, ठीक है, और यहाँ का जो मास है उसका डिस्टेंस कितना है, से इट इज x1, और सपोज मैं इसको घुमा रहा हूँ तो कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी में घुमा रहा हूँ, ओमेगा नहीं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घुमा रहा हूं। अगर सोचो ये मास m1, ये जो मास m1 है ये थोड़ा गंदा दिख रहा है तो बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है, मैं लेट मी मेक ए लिटिल चेंज इन द फिगर सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूं कि यहाँ पर कोई एक मास m1 ले रहा हूं, इस m1 मास यहाँ से कुछ सपोज हम कहेंगे x1 डिस्टेंस पे है और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में। लास्ट क्लास सर्कुलर मोशन काइनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे, जब भी कोई बॉडी v स्पीड में घूम रहा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज v/r और v1 इक्वल टू ओमेगा r, ये हम जानते हैं, है कि नहीं, v इक्वल ओमेगा हम जानते हैं। अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है इसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा x1, क्योंकि ये कौन सा सर्किल में घूम रहा है, सर्किल का रेडियस है x1, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ m1, आपको नहीं लिखना है खाली सुनना है, वेलोसिटी ऑफ m1 इज ओमेगा x1, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू टेक इट लाइक दिस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और m1 कितना आएगा, mv²/r, mv² क्या, ओमेगा x1 का स्क्वायर बाय r, r क्या है, व्हाट इज r हियर, r हियर इज नथिंग बट x1, सिंपलीफाई करो तो क्या आ गया, ये m ओमेगा स्क्वायर और m की जगह m1 लिखेंगे, m1 ओमेगा स्क्वायर x1। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आया है ना, किस डायरेक्शन में, it is directed away from the center, oh it is directed away from the center means like this,
इसके ऊपर भी ऐसे आ रहा होगा, इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे, ये सारा मास इस डायरेक्शन में फोर्स पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर यही बात है तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज द नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस मास, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। हम अब निकालना चाहते हैं व्हाट इज द नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जोड़ देंगे, सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर x1, फिर m2 के लिए होगा m2 ओमेगा स्क्वायर x2 एंड सो ऑन, है कि नहीं। सब के लिए ओमेगा स्क्वायर x1 ओमेगा विल बी सेम। ये सारे को जोड़ेंगे तो इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, अंदर आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, जिसको आप चाहो तो प्यार से कुछ ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ mi xi, ऐसे लिख सकते हैं ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। और आपको पहले से मालूम है कि यहां से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है x, वो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। समेशन ऑफ mi का मतलब क्या है, समेशन ऑफ mi का मतलब है टोटल मास, यू से टोटल मास। तो समेशन ऑफ mi xi का मतलब क्या हुआ, इट इज m into xcm, so this whole thing can be written as total mass ओमेगा स्क्वायर xcm, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m ओमेगा स्क्वायर xcm निकालना पड़ेगा। xcm क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ये छोटा सा चीज को रेडियस नहीं लेंगे, देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका डिस्टेंस को यहाँ से लेंगे। समझ में आया क्या। सो ये सारा डिस्कशन को देखने के बाद थोड़ा हम लोग कंक्लूजन भी लिख देंगे। अच्छा, क्या कंक्लूजन आया हमारे सामने, सामने आया फॉर ए पॉइंट मास m मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r with speed v, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई r, लेकिन हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, सो डालो तो ये मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r। ये हुआ एक फॉर्मूला फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास, for a distributed mass centrifugal force or centripetal force can be written as m omega square xcm, where xcm क्या है, it is distance of center of mass from axis ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस में घूम रहा है उसका सेंटर मास का डिस्टेंस वहां से कितना है, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ xcm। वहां से पता चल जाएगा व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चीजें समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूंगा तो मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आ रहा है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक टेबल है, जस्ट थिंक दिस इज व्हाट इज ए टेबल। ये टेबल के ऊपर क्या है, यहाँ से एक थ्रेड से एक रॉड को बंधा हुआ है। रॉड का मास कितना है m, लेंथ कितना है l, थ्रेड का लेंथ l। अब ये टेबल के ऊपर ये रॉड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ये सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ में कुछ ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक। पूछा है बताओ ये जब ये घूम रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। समझ में आ रहा है क्या। तो क्या देखेंगे, ये जो टेबल है
टेबल के ऊपर कोई रॉड को हम सर्कुलर पाथ में हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं और पूछा है बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। the rod moves in a horizontal circle on table with angular velocity omega। ठीक है, ये बात कि ये घूम रहा है कोई हॉरिजॉन्टल सर्किल में विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, यस, ये थ्रेड में आपको टेंशन पता करना है। तो अगर हम ये रॉड के बारे में सोचेंगे तो उसका अगर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस, तो पक्का इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, एक उसका वेट आ रहा होगा, एक टेंशन आ रहा होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है जब ये रॉड ऐसा रास्ते में घूम रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट? It will be towards right because tension is along the radius towards the center, तो centrifugal force will be like this, है कि नहीं? अब देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा चुका हूँ। मैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा सिग्मा एफ(x) = 0, तो टेंशन कितना हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इससे हमें ये समझ में आया कि सिग्मा एफ(x) = 0 will give you tension = centrifugal force। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? m ओमेगा स्क्वायर x। m क्या है? m तो m है। ओमेगा क्या है? ओमेगा तो ओमेगा है। x क्या है? इनटू x। तो x का वैल्यू क्या लेंगे? x क्या था? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट वाज डिस्टेंस ऑफ, ध्यान रहे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस। x क्या था? x वाज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस। x इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए? थ्रेड का लेंथ l है, रॉड का लेंथ l है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके बीच में होगा। तो मतलब ये हो गया l/2, ये मिलके हो गया l। तो कितना लेंगे इसको? 3l/2। इज इट अंडरस्टूड? बस x के जगह वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो गया 3m ओमेगा स्क्वायर l/2। दिस इज व्हाट इज द थिंग आई वांटेड टू डू। तो क्या पता चल गया? द टेंशन इन द थ्रेड इज इक्वल टू 3m ओमेगा स्क्वायर l/2, 3m ओमेगा स्क्वायर l/2। बस मैं ये बताना चाहता था कि फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दे आर गिवन बाय m ओमेगा स्क्वायर x, where x is the distance of center of mass from the axis। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया है ना? चलिए ये ठीक। क्या मैं ये बात आपको ठीक से समझा पाया? हाँ, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स का थ्योरी नंबर पार्ट 1 खत्म होता है। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करने के बाद ही हम दूसरे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था? जितने सारे फॉर्मूला थे वो सारा फॉर्मूला को याद रखना है आपको। क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r। और जब भी कोई बॉडी ऑफ मास mv वेलोसिटी में जा रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स आता है परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करता है, उसका रेडियस क्या होता है? mv²/r = f कर दो, रेडियस मिल जाएगा mv²/f, है ना?
और बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी एक्सपीरियंसेस a centripetal acceleration which is v square by r perpendicular to the velocity directed towards the center. Because of the centripetal acceleration, the body experiences a centrifugal force which is a pseudo force directed away from the center. And centripetal force being always perpendicular to the velocity, no work is done by this, because over any small displacement, force or displacement are mutually perpendicular, so the work done by the centripetal force is 0. तो ये हो गई बात किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड बदलेगा तो दूसरा फोर्स भी आने लगेंगे, फिर देखेंगे उसको कैसे अकाउंट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया थ्योरी। फिर मिलेंगे अगले क्लास। विश यू ऑल हैप्पी पूजा, जय हिंद।